हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यदि आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कोई प्रॉपर्टी है जो कि सेल की गई है, जैसे कि मान लो कोई लैंड है या कोई बिल्डिंग है, तो उस केस में अब आपको जो प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट पे आपके टैक्स की जो कैलकुलेशन है वो कैसे की जाएगी। क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि गवर्नमेंट के द्वारा जो बजट 2024 प्रेजेंट किया गया, उस बजट में आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे जो टैक्स रेट है वो चेंज कर दी है। तो उसकी वजह से अब यदि किसी टैक्स पेयर है जिसके द्वारा मान लो अगर 23 जुलाई 2024 से पहले अगर कोई प्रॉपर्टी सेल की जाती है, तो उस प्रॉफिट पे टैक्स की कैलकुलेशन अलग रेट से की जाएगी। और यदि टैक्स पेयर के द्वारा कोई प्रॉपर्टी है जो कि मान लो 23 जुलाई 2024 के बाद में सेल की जाती है, तो उस केस में जो प्रॉफिट हो रहा है उस पर टैक्स की जो कैलकुलेशन होती है वो अलग रेट से की जाएगी। तो इस तरीके से अब जो बजट 2024 में गवर्नमेंट के द्वारा जो ये चेंजेस किया गया है, उसकी वजह से हो सकता है कि आपको ज़्यादा टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को करना पड़े। तो हाय एवरीवन, दिस इज सीए दीपिका जैन हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि यदि आपके द्वारा भी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अगर कोई प्रॉपर्टी है जो कि 23 जुलाई 2024 से पहले या 23 जुलाई 2024 के बाद में सेल की जाती है, तो उस केस में जो प्रॉफिट होता है उस पर टैक्स की जो कैलकुलेशन होती है वो कैसे की जाएगी। इसलिए यदि आपके द्वारा भी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अगर कोई प्रॉपर्टी है जो कि सेल की गई है, तो उस केस में आपको ये नए इनकम टैक्स रूल के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। Calculation of tax on long-term capital gain on sale of property for financial year 24-25 assessment year 25-26। तो अब यदि मान लो आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अगर कोई प्रॉपर्टी है जो कि सेल की जाती है और उस केस में जो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, तो उस कैपिटल गेन पे आपको टैक्स का जो पेमेंट है वो किस रेट से करना है। तो अब यदि मान लो कोई भी रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट पर्सन है जिसके द्वारा प्रॉपर्टी जो सेल की जाती है वो 23 जुलाई 2024 से पहले की जाती है और ये प्रॉपर्टी जो परचेज की गई है वो भी 23 जुलाई 2024 से पहले की गई है, तो उस केस में जो टैक्स पेयर को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उस पे उसे 20% से टैक्स का पेमेंट करना है। साथ ही वो इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले सकता है। तो अब जैसा कि आपको पता होगा कि गवर्नमेंट के द्वारा जो बजट 2024 प्रेजेंट किया गया था, उस बजट में आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जो टैक्स रेट है उसमें चेंजेस किए गए हैं। तो अब यदि आप 23 जुलाई 2024 के बाद में प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो उस केस में आपके टैक्स की कैलकुलेशन अलग रेट से की जाएगी। और यदि आप 23 जुलाई 2024 से पहले सेल करते हैं तो उस केस में जो प्रॉफिट होता है उस पे टैक्स की कैलकुलेशन अलग रेट से की जाएगी। तो अब यदि मान लो कोई रेजिडेंट पर्सन है, उसके द्वारा अपनी प्रॉपर्टी जो सेल की जाती है वो 23 जुलाई 2024 के बाद में की जाती है, लेकिन उसके द्वारा जो ये प्रॉपर्टी परचेज की गई थी वो 23 जुलाई 2024 से पहले की गई थी। तो अब यहाँ पे टैक्स पेयर के पास दो ऑप्शन अवेलेबल है। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि या तो वो अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20% टैक्स का पेमेंट कर दे विद इंडेक्सेशन बेनिफिट, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि वो विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट जितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है उस पे 12.5% से टैक्स का पेमेंट कर दे। अब यदि मान लो कोई रेजिडेंट पर्सन है जिसके द्वारा ये प्रॉपर्टी जो सेल की जाती है वो 23 जुलाई 2024 के बाद में की जाती है और जो प्रॉपर्टी परचेज की गई है वो भी 23 जुलाई 2024 के बाद में ही की गई है, तो उस केस में जो प्रॉफिट होता है तो उस पे 12.5% से टैक्स का पेमेंट करना है और इस केस में टैक्स पेयर को कोई भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है नॉन रेजिडेंट। अब यदि मान लो कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन है जिसके द्वारा 23 जुलाई 2024 के बाद में अगर कोई प्रॉपर्टी सेल की जाती है, लेकिन यदि उसके द्वारा ये प्रॉपर्टी किसी भी टाइम परचेज की गई हो, तो अब उसके द्वारा जो प्रॉपर्टी सेल की जाती है और उस पे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है उस कैपिटल गेन पे उसे 12.5% से टैक्स का पेमेंट करना है। साथ ही यहाँ पे जो नॉन रेजिडेंट पर्सन है उसको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस तरीके से आपके फाइनेंशियल ईयर 24-25 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स की कैलकुलेशन की जाएगी। तो अब यदि आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अगर कोई प्रॉपर्टी है जो कि सेल की जाती है, तो उस केस में आपको जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उस पर टैक्स की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी 23 जुलाई 2024 से पहले और 23 जुलाई 2024 के बाद। इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। मान लो मिस्टर राम के द्वारा अपनी बिल्डिंग जो होती है वो 23 जुलाई 2024 से पहले सेल की जाती है, तो उस केस में मिस्टर राम क्या कर सकता है कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेके जितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है उस पर 20% से टैक्स का पेमेंट कर सकता है। तो अब यहाँ पे मिस्टर राम के द्वारा जो बिल्डिंग सेल की जाती है उसकी सेल वैल्यू है 4 करोड़ रुपए और मिस्टर राम के द्वारा जो ये प्रॉपर्टी परचेज की गई थी 2001 में, तब उसकी वैल्यू थी 1 करोड़ रुपए। तो अब यहाँ पे मिस्टर राम के द्वारा यदि इंडेक्सेशन का बेनिफिट लिया जाता है तो उस केस में मिस्टर राम की प्रॉपर्टी की इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वैल्यू होती है 3 करोड़ 63 लाख रुपए। तो इस तरीके से मिस्टर राम के द्वारा यदि अपनी बिल्डिंग को 23 जुलाई 2024 से पहले सेल किया जाता है तो यहाँ पे मिस्टर राम को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है
37 लाख रुपए का। तो इस तरीके से मिस्टर राम को अपने 37 लाख रुपए के प्रॉफिट पे 20% से टैक्स का पेमेंट करना है, जो बनता है 7,40,000 रुपए। तो अब यहाँ पे मिस्टर राम को जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, वो कैपिटल गेन 50 लाख रुपए से कम है, यानी कि 37 लाख रुपए ही है। तो उस केस में मिस्टर राम पे सरचार्ज पे करने की कोई भी लायबिलिटी अराइज नहीं होती है। तो इस तरीके से मिस्टर राम की टोटल टैक्स लायबिलिटी बनती है 7,40,000 रुपए। अब इस पे मिस्टर राम को 4% से एजुकेशन सेस का भी पेमेंट करना है, जो बनता है 29,600। तो इस तरीके से मिस्टर राम के द्वारा जो बिल्डिंग सेल की गई है, उस पे उसकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी बनती है 7,69,600 यदि मिस्टर राम के द्वारा ये प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 से पहले सेल की जाती है। अब हम देख लेते हैं कि यदि मान लो मिस्टर राम के द्वारा ये प्रॉपर्टी यदि 23 जुलाई 2024 के बाद में सेल की जाती है, तो उस केस में मिस्टर राम को जो प्रॉफिट हो रहा है, उस पे उसे कितना टैक्स है जो कि गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। लेकिन यदि मान लेते हैं कि मिस्टर राम के द्वारा जो बिल्डिंग सेल की जाती है, वो यदि 23 जुलाई 2024 के बाद में की जाती है, तो यहाँ पे मिस्टर राम के पास दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि या तो वो 20% टैक्स का पेमेंट कर ले इंडेक्सेशन बेनिफिट लेके, या फिर उसके द्वारा बिना इंडेक्सेशन का बेनिफिट लिए जितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, उस पर 12.5% से टैक्स का पेमेंट कर दे। तो पहले हम फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं कि यदि मिस्टर राम के द्वारा इंडेक्सेशन का बेनिफिट लिया जाता है, तो उस केस में उसकी कितनी फाइनल टैक्स लायबिलिटी आती है। तो यहाँ पे मिस्टर राम के द्वारा जो प्रॉपर्टी सेल की जाती है, उसकी सेल वैल्यू है 4 करोड़ रुपए, और मिस्टर राम के द्वारा जो ये प्रॉपर्टी परचेज की गई है, उसकी कॉस्ट है 1 करोड़ रुपए। तो अब यहाँ पे मिस्टर राम के द्वारा इंडेक्सेशन का बेनिफिट लिया जाता है, तो उस केस में मिस्टर राम की प्रॉपर्टी की इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होती है 3 करोड़ 63 लाख रुपए। तो इस तरीके से मिस्टर राम के द्वारा यदि अपनी प्रॉपर्टी सेल की जाती है, तो उस केस में मिस्टर राम को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है 37 लाख रुपए। तो इस तरीके से मिस्टर राम को जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, उस पर 20% से टैक्स का पेमेंट करना है। तो यहाँ पे मिस्टर राम की टैक्स लायबिलिटी बनती है 7,40,000 रुपए। तो अब हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो मिस्टर राम है, उसकी टोटल इनकम में सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही है, उसके अलावा उसकी कोई दूसरी इनकम नहीं है। तो अब यहाँ पे मिस्टर राम की जो टोटल इनकम है, वो 50 लाख रुपए से कम है। तो यहाँ पे मिस्टर राम के ऊपर सरचार्ज पे करने की कोई भी लायबिलिटी अराइज नहीं होती है। तो इस तरीके से मिस्टर राम की टोटल टैक्स लायबिलिटी बन जाती है 7,40,000 रुपए। अब इसमें मिस्टर राम को 4% से एजुकेशन सेस का भी पेमेंट करना है, जो बनता है 29,600। तो इस तरीके से मिस्टर राम को अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टोटल टैक्स का जो पेमेंट गवर्नमेंट को करना है, वो है 7,69,600। अब हम दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं कि यदि मान लो मिस्टर राम जो है, उसके द्वारा इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं लिया जाता है, और उसके द्वारा यदि 12.5% से टैक्स का पेमेंट किया जाता है। तो अब हम अज्यूम कर लेते हैं कि मान लो मिस्टर राम की सेल प्राइस वही है 4 करोड़ रुपए की, और कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन भी सेम है 1 करोड़ रुपए की। तो अब यहाँ पे मिस्टर राम के द्वारा इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं लिया जाता है, तो उस केस में मिस्टर राम जो है, उसकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से इनकम होती है 3 करोड़ रुपए। तो इस तरीके से मिस्टर राम जो है, उसको अपने 3 करोड़ रुपए की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 12.5% से टैक्स का पेमेंट करना है, जो बनता है 37,50,000 रुपए। तो अब हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि मिस्टर राम की जो टोटल इनकम है, उसमें सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की ही इनकम है। तो यहाँ पे मिस्टर राम की जो टोटल इनकम है, वो है 3 करोड़ रुपए। तो अब यहाँ पे मिस्टर राम की जो ये इनकम है, वो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, इसलिए मिस्टर राम को यहाँ पे 15% से सरचार्ज का भी पेमेंट करना है। तो इस तरीके से मिस्टर राम का जो 37,50,000 रुपए का प्रॉफिट है, उस पे उसे 15% से सरचार्ज का पेमेंट करना है, जो बनता है 5,62,500 रुपए। तो इस तरीके से मिस्टर राम की टैक्स लायबिलिटी आ जाती है 43,12,500 रुपए। अब इस टैक्स पे मिस्टर राम को 4% से एजुकेशन सेस का भी पेमेंट करना है, जो बनता है 1,72,500। तो इस तरीके से मिस्टर राम की फाइनल टैक्स लायबिलिटी आ जाती है 44,85,000 रुपए। तो अब आपको इस एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यदि मान लो मिस्टर राम के द्वारा इंडेक्सेशन का बेनिफिट लिया जाता है, तो उस केस में उसकी टैक्स लायबिलिटी आती है 7,40,000 रुपए, और यदि मिस्टर राम के द्वारा इंडेक्सेशन का अगर बेनिफिट नहीं लिया जाता है, तो उस केस में उसकी टैक्स लायबिलिटी बनती है 37,50,000 रुपए। तो इस तरीके से यदि आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं लेते हैं, तो आपको गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसलिए जब भी आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR फाइल करें, और यदि आपके द्वारा कोई प्रॉपर्टी है जो कि सेल की गई है 23 जुलाई 2024 के बाद में, तो आप इन दोनों ऑप्शन में अपने टैक्स की कैलकुलेशन करके देख लें, जिसमें आपका टैक्स कम बन रहा है, आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है, वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली है, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।